हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं विद डॉक्टर कल्पना सिंह। तो आइए स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। स्विस फिजिसिस्ट डेनियल बर्नौली developed a relation among the pressure difference, velocity changes and height changes corresponding to two given points in 1738, and that developed relation is called Bernoulli's principle. फ्रेंड्स, स्विस फिजिसिस्ट थे डेनियल बर्नौली, जिन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया among the pressure difference, velocity changes एंड हाइट चेंजेस, और वो जो रिलेशन डेवलप हुआ उसी रिलेशन को नाम दिया गया बर्नौलीज प्रिंसिपल। एंड दिस प्रिंसिपल, दैट इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल, इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो द बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in streamlined irrotational flow remains constant along a streamline. स्टेटमेंट है बर्नौली प्रिंसिपल का, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा per unit volume of an incompressible and non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आइडियल फ्लूइड क्या है। वहां हमने आपने देखा कि इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड जो कि स्ट्रीमलाइंड इरोटेशनल फ्लो में है उसे आप आइडियल फ्लूइड कहते हैं। यानी हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि कोई आइडियल फ्लूइड जो कि स्ट्रीमलाइंड फ्लो में है, उस आइडियल फ्लूइड में किसी भी स्ट्रीमलाइन के अलोंग कोई भी हम पॉइंट सेलेक्ट कर लें, उस पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। यही है स्टेटमेंट बर्नौलीज प्रिंसिपल का, और इसे ही हम आगे प्रूव करने वाले हैं। उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। तो चूंकि ये हम आइडियल फ्लूइड की बात लेकर के यहाँ चल रहे हैं आगे, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। वी कंसीडर अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्टेडली थ्रू अ पाइप। एक पाइप से जो स्टेडली फ्लो कर रहा है, वी कंसीडर अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडली थ्रू अ पाइप। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में है उस हम आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करते हैं। आइडियल फ्लूइड कैसा होगा? नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हम आइडियल फ्लूइड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में वी कंसीडर अ फ्लूइड इनिशियली लाइंग बिटवीन बी एंड डी। इनिशियली हम फ्लूइड को बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच ही कंसीडर करते हैं। यानी हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारा फ्लूइड बी से डी पॉइंट तक फ्लो कर रहा है, और जब पीछे से प्रेशर लगेगा तब फ्लूइड आगे जाएगा। हम बी और डी के बीच इनिशियली फ्लूइड को कंसीडर करते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो बी पॉइंट लिया, और इसी केस में जो लास्ट वाला पॉइंट हमने लिया वो हमने डी पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया। इसलिए बी और डी के बीच में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये हम कह रहे हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है एट द पॉइंट बी, फर्स्ट सेक्शन हमने जो लिया उस पॉइंट पर वेलोसिटी हमने मानी है v1, और जो लास्ट पॉइंट यहां से b से d के बीच जहां फ्लूइड है, लास्ट पॉइंट d है, उस d पॉइंट पर वेलोसिटी है v2। b पॉइंट पर वेलोसिटी v1 और d पॉइंट पर वेलोसिटी है v2। नाउ इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा
the fluid initially at B will move a distance V1 delta t। हम एक टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा t, और एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा t है। इस स्मॉल टाइम में फ्लूइड जो कि इनिशियली एट पॉइंट B पर है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? B पॉइंट पर वेलोसिटी है v1, और डेल्टा t टाइम इंटरवल में कितना मूव कर जाएगा? वो पार्टिकल जो कि इनिशियली B पॉइंट पर है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी v1 डेल्टा t। दैट मीन्स जो B पॉइंट पर पार्टिकल है वो डेल्टा t टाइम इंटरवल में v1 डेल्टा t डिस्टेंस कवर करके अपने आगे किसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। यहां उस डिस्टेंस को हमने BC से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी B पर जो पार्टिकल है वो डेल्टा t टाइम के बाद v1 डेल्टा t डिस्टेंस कवर करके C पॉइंट पर पहुंच जाएगा। नाउ v1 डेल्टा t is a small enough to assume constant cross section along BC। हमने यहाँ पे डेल्टा टी को वेरी स्मॉल इसलिए लिया है क्योंकि डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, तो v1 डेल्टा टी भी वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा। और इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बार बार इस पर फोर्स दिया था इस बात पर कि अगर ये v1 डेल्टा t वेरी स्मॉल है, हम यहाँ ये जो आपको डैश्ड पोर्शन दिख रहा है इसको एज अ सिलेंडर मान करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और सिलेंडर का फॉर्मूला जो वॉल्यूम का है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। जहां पे हम इस v1 डेल्टा t को ही एज अ हाइट कंसीडर करेंगे, इसलिए अगर डेल्टा t स्मॉल है तो v1 डेल्टा t इतना स्मॉल हो जाएगा कि उस केस में हम ये मान सकते हैं कि यहाँ B से C तक अगर आप गए हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, जबकि ये जो पाइप हमने लिया है ये वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है। पाइप में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पर चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इस v1 डेल्टा t डिस्टेंस को छोटा ले लेते हैं तो इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, लगभग ये स्थिर वैल्यू है इसकी, और उसकी वैल्यू हम वही ले लेंगे जो कि हम B पॉइंट पर लेते हैं, यानी A1 वैल्यू हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इन द सेम टाइम इंटरवल डेल्टा t, फ्लूइड इनिशियली एट D मूव्स टू E। जैसे कि B पॉइंट से C पॉइंट तक चला गया डेल्टा t टाइम में, इसी तरीके से जो D पॉइंट पर होगा फ्लूइड वो इसी डेल्टा t टाइम इंटरवल में D से मूव करके E तक पहुंच जाता है, ये डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। तो यहाँ B पर वेलोसिटी v1 थी, इसलिए डेल्टा t टाइम में जो डिस्टेंस चला है पार्टिकल वो v1 डेल्टा t है। D पर वेलोसिटी v2 है, तो D पर जो पार्टिकल होगा वो डेल्टा t टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल करता है v2 डेल्टा t। v2 डेल्टा t। द क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज टेकन एट द पॉइंट D। जिस तरह से B पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A1 लिया, यहाँ पर D के केस में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 ले रहे हैं। यहाँ पर v1 डेल्टा t वेरी स्मॉल लिया है, इस वजह से इस नियर अबाउट सिलेंड्रिकल शेप में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने वही ले लिया जो कि B पर था, यानी A1। बिल्कुल इसी तरीके से v2 डेल्टा t इज वेरी वेरी स्मॉल, और इस वजह से इस सिलेंड्रिकल रीजन में हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 को फिक्स मान लेते हैं, यानी इस वाले सिलेंड्रिकल रीजन में जो कि आउटर एज पे बन रहा है उस पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 लेकर के उस लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जो कि पाइप से बाहर फ्लो कर रहा है। और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल जो शेप है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ द प्रेशर on the plane faces of area A1 and A2, यानी B पॉइंट पर जो हमारा सरफेस है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसी तरीके से लास्ट पॉइंट पर जो सरफेस है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
A2 है। तो या फर्स्ट पॉइंट पर जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है वहां पर प्रेशर है P1, और इसी तरीके से लास्ट पॉइंट पर जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है वहां पर प्रेशर P2 है। मीन्स जब हम इस एंड से प्रेशर लगाएंगे तभी लिक्विड पाइप में फ्लो करेगा, और जब लिक्विड लास्ट एंड पर पहुंचता है तो वो बाहर वाली साइड से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता है, और तब वो पाइप से बाहर निकल पाता है। यानी इनिशियल वाला जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है इसकी वजह से पाइप के अंदर हम लिक्विड को ले जाते हैं। अगर ये इनिशियल प्रेशर नहीं होगा तो लिक्विड पाइप में नहीं जाएगा। और ये जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल किसी पर्सन, किसी एजेंट के द्वारा लिक्विड पर लगाया जाता है। यानी बी पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो एक्सटर्नल एजेंट ने लिक्विड पर लगाया, यानी लिक्विड पर वर्क होगा, ऑन द लिक्विड। इसी तरीके से जो सेकेंड एंड है, यानी जो डी पर पहुंच गया, लिक्विड आगे फ्लो करेगा, अब वो ई पर पहुंच करके पाइप से बाहर चला जा रहा है, तो उस केस में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके बाहर निकलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि P2 है जिसकी अगेंस्ट लिक्विड वर्क करता है, यानी लास्ट पॉइंट पर वर्क लिक्विड द्वारा किया गया, यानी बाय द लिक्विड है। फर्स्ट पॉइंट पर वर्क डन ऑन द लिक्विड एंड लास्ट पॉइंट पर बाय द लिक्विड वर्क हुआ। जब हम लिक्विड पर वर्क करते हैं तो हम लिक्विड को एनर्जी देते हैं, और जब लिक्विड वर्क करता है यानी बाय द लिक्विड तो वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। नाउ वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द लेफ्ट एंड, यानी ये बी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, प्रेशर P1 लगाया गया जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, उस एंड पर लिक्विड पर कितना वर्क किया गया, जो एक्सटर्नल एजेंट प्रेशर लगा रहा उसने लिक्विड पर कितना वर्क किया। तो आप जानते हैं वर्क डन W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा, अगर सेम डायरेक्शन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तो आप कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आप ये भी जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बी पॉइंट पर प्रेशर क्या है P1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यानी बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो P1 इंटू A1 लगेगा। इतना फोर्स लगा बी पॉइंट पर। अब इस फोर्स को लगाने पर जो बी पॉइंट पर पार्टिकल था वो सी तक पहुंच गया, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया V1 डेल्टा टी, जो कि अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इतना फोर्स लगा और V1 डेल्टा टी डिस्टेंस वो फोर्स के डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाता है फ्लूइड, तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज P1 A1 V1 डेल्टा टी। ये हमें मिल जाता है वर्क डन ऑन द लिक्विड, क्योंकि हम ये बी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं जहां पर फोर्स लिक्विड पर अप्लाई किया गया। नाउ सेकेंड एंड पर चलते हैं एंड वर्क डन बाय द फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं अगेंस्ट द प्रेशर P2 एट द सेकेंड एंड, जो कि W2 से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सेकेंड एंड पे प्रेशर है P2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, इसलिए सेकेंड एंड पर लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया होगा, P2 इंटू A2। और जब लिक्विड ने P2 इंटू A2 फोर्स लगाया तो पार्टिकल जो कि D पर था वो E तक पहुंच जाता है डिस्टेंस ट्रैवल करके V2 डेल्टा T इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसलिए लिक्विड ने कितना वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मिल जाता है P2 A2 V2 डेल्टा T। ये है वर्क डन बाय द लिक्विड। ऑन द लिक्विड भी वर्क डन हमने कैलकुलेट किया और बाय द लिक्विड भी कैलकुलेट किया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो W1 वाली इक्वेशन में टर्म है A1 V1 और W2 वाली इक्वेशन में A2 V2। और जो अभी पिछला जस्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी इन दोनों इक्वेशन में ये A1 V1 और ये A2 V2 टर्म सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 को कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन में,
आप A1 V1 अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें तो यहाँ से A1 V1 डेल्टा T अगर हम इसको देखें तो वो सीधा सा हमें ये जो डैश्ड पोर्शन दिख रहा है, आपको जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये शेडेड सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम देता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इंटू हाइट, और हाइट क्या है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये V1 डेल्टा T को हम अप्रोक्सीमेटली एक सिलेंडर की हाइट यहाँ पे मान सकते हैं। तो ये इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A1 V1 डेल्टा T। और इसी तरीके से अगर हम ये एंड वाले पोर्शन में देखें तो एंड वाले पोर्शन में जो शेडेड पार्ट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा A2 V2 डेल्टा T। और आप जानते हैं कि जितना लिक्विड का वॉल्यूम फर्स्ट एंड से एंटर करेगा वही वॉल्यूम बाहर की तरफ फ्लो करता है। इसे हम पूरा इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस है, यानी हम कितना भी प्रेशर लगाएं उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे संपीड़ित नहीं कर सकते, यहाँ कहीं भी पार्टिकल का कलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो मास फर्स्ट एंड से एंटर करेगा वही मास दूसरे एंड पर जाकर निकलेगा। और इसी फैक्ट को यूज करके हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पिछले वीडियो में प्रूव किया है, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और वहां हम लोगों ने प्रूव किया कि जो मास लिक्विड का एंटर करता है वही दूसरे एंड पे निकलेगा। आइडियल फ्लूइड के केस में जितना वॉल्यूम एंटर करता है वही वॉल्यूम दूसरे एंड से बाहर निकलता है, यानी हम चाहे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 को दोनों साइड डेल्टा T से मल्टीप्लाई करें तो भी ये आ जाएगा, या हम पूरा एक्सप्लेन करके कहें कि जो वॉल्यूम एंटर कर रहा है वही वॉल्यूम दूसरे एंड से निकल रहा है, तब भी हम इसे लिख सकते हैं A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा T। और A1 V1 डेल्टा T जो वो वॉल्यूम है जो कि फर्स्ट एंड से एंटर करता है, और A2 V2 डेल्टा T वो वॉल्यूम है जो कि सेकेंड एंड से बाहर निकलता है। दोनों वॉल्यूम इक्वल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी आप वो शो कर पा रहे हैं, और उसी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है बाय डेल्टा कैपिटल V, यानी ये डेल्टा V जो है ये उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस पाइप के थ्रू टाइम इंटरवल डेल्टा T में फ्लो कर रहा है, यानी जो फर्स्ट एंड से एंटर करता है डेल्टा T टाइम में और जो सेकेंड एंड से बाहर निकलता है डेल्टा T टाइम में, ये कह लें, या हम ये कहें इट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन टाइम इंटरवल डेल्टा T। डेल्टा T टाइम इंटरवल में गिवन पाइप से फ्लो करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम है डेल्टा V। और इसी फैक्ट को हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे जहां हमने W1 और W2 को कैलकुलेट किया है। तो अब हम निकाल लेते हैं नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। फ्लूइड पर कितना नेट वर्क हुआ, क्योंकि W1 तो वो वर्क है जो फ्लूइड पर हुआ और W2 वो वर्क है जो फ्लूइड ने किया, यानी W1 जो एनर्जी हमने दी उसमें से कितनी एनर्जी लिक्विड ने कंज्यूम किया वो W2 है। तो नेट अब उसके पास कितनी बची, वही है नेट वर्क डन, जो बची हुई एनर्जी है। तो बची हुई क्या होगी, W1 माइनस W2, जो एनर्जी हमने दी उसमें से हम वो बाहर कर दें जो उसने कंज्यूम की, तो W1 माइनस W2 जो हमें मिल जाएगा वही है नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। जिसे हम सॉल्व कर लें अगर, तो हम लिख सकते हैं कि W1 माइनस W2 इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। W1 और W2 की वैल्यू रख दिया है, और यहां से इस फैक्ट को यूज करें, यानी A1 V1 डेल्टा T को भी डेल्टा V लिख दें और A2 V2 डेल्टा T को भी डेल्टा V लिख दें, तो और उस डेल्टा V को कॉमन निकाल लें तो हमें मिल जाता है नेट वर्क डन इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड। अब हमने स्टार्टिंग में ही जहां स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, वही हमने ये बात भी कही कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पूरी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है।
तो जो हमने नेट वर्क डन निकाला, मतलब टोटल एनर्जी हमने कितना दिया माइनस कर दिया उसमें से जो उसने एनर्जी कंज्यूम की, तो हमें मिल गया नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन मीन्स एक एनर्जी है जो बची रह गई, कुछ हमने ज्यादा एनर्जी दी, उसमें से कुछ एनर्जी वो बाहर निकलने में कंज्यूम कर देता है। तो जो नेट वर्क डन है, जो बची हुई एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। तो जो एनर्जी उसके पास एक्सेस बच रही है वो एनर्जी इस लिक्विड की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कर देती है। तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो बची एनर्जी वो कहाँ जा रही है, वो बची हुई एनर्जी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगी। दैट मीन्स हम अगर इसी पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें निकालने की काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, कितना चेंज हुआ, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, कितना चेंज हुआ, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये उस नेट वर्क डन के बराबर होना चाहिए। यानी जो एक्सेस एनर्जी उसको दी गई है उसी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है उसके बराबर आना चाहिए। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड फैक्ट। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यूज करने के लिए हमें यहाँ कैलकुलेट करना होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, हम ये मान लेते हैं जो पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है। मास ऑफ द फ्लूइड डेल्टा एम पासिंग थ्रू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी, ये वाला मास जो कि पाइप के थ्रू डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर रहा है लिक्विड का, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जहां इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। आप मास और डेंसिटी का रिलेशन अच्छी तरह से जानते हैं, यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी यानी घनत्व को जब हम वॉल्यूम यानी आयतन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, तो उसे हमने अगर इस एंड के बेस पर लिखना है तो A1 V1 डेल्टा टी था, इस एंड के बेस पर लिखते हैं तो A2 V2 डेल्टा टी है और दोनों इक्वल हैं। यानी अगर इस वॉल्यूम को हम रो से मल्टीप्लाई कर दें, लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें वो मास मिल जाता है लिक्विड का जो कि डेल्टा टी टाइम में पाइप से फ्लो कर रहा है। और इन दोनों ही टर्म में हमने ये मास निकाला, यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट किया है। अब चाहे तो हम ये A1 V1 डेल्टा टी या A2 V2 डेल्टा टी दोनों को ही हम पीछे अभी डेल्टा V से रिप्रेजेंट किए हैं, यानी हम मास जो डेल्टा टी टाइम में लिक्विड से फ्लो कर रहा है उसको रो डेल्टा V भी लिख सकते हैं। ये वो मास है जो डेल्टा टी टाइम में पाइप से फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें निकालना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा जब लिक्विड पाइप से फ्लो करेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं mgh, यानी इस एंड पर अगर हम निकालना चाहें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे हाइट कितनी है h1, तो फर्स्ट एंड पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh1 और m कितना है, ये डेल्टा m वाला जिसकी वैल्यू इतनी है, क्योंकि डेल्टा t टाइम में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है हम उसी को बेस लेकर के स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ डेल्टा t टाइम में फ्लो करने वाले लिक्विड का मास है डेल्टा m, यानी फर्स्ट एंड पर जो लिक्विड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो डेल्टा m इंटू GH1, h1 हाइट है, mgh फॉर्मूला हमने यूज किया। और अगर सेकेंड एंड पर हम निकालें तो मास तो सेम है दोनों एंड में जो डेल्टा टी टाइम में फ्लो करेगा, यानी डेल्टा mg इंटू h2, ये हाइट यहाँ पे h2 है, इसलिए ये हो जाएगा डेल्टा mgh2। अब चूंकि हम कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमने एनर्जी दी है इसको एक्स्ट्रा जो उसने सेकेंड एंड पर कंज्यूम नहीं की थी, उसके पास बची है, तो बची हुई एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, यानी सेकेंड एंड पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और फर्स्ट एंड पर कम होगी, इसलिए सेकेंड एंड वाली पोटेंशियल एनर्जी से
फर्स्ट एंड वाली पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि इंक्रीज हो रही है। अब हम इसी फैक्ट को यहाँ यूज करें और डेल्टा एम का वैल्यू रो डेल्टा वी सब्स्टिट्यूट कर लें। दोनों में कॉमन है, डेल्टा एम कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा H2 माइनस H1 और इस डेल्टा एम की वैल्यू हम नोट कर लें रो डेल्टा वी। तो हमें इंक्रीमेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो कैलकुलेट होकर के मिला वो आ जाता है रो जी डेल्टा वी, ब्रैकेट में आ जाएगा H2 माइनस H1। ये हमें कैलकुलेट हो गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीमेंट हुआ। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीमेंट ही होता है और उस इंक्रीमेंट को भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लें कि कितना चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में। तो सेकेंड एंड की काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट एंड की काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 mv²। m यहाँ पे हम वही लेंगे जो डेल्टा टी टाइम में फ्लो करता है, यानी डेल्टा m जिसकी वैल्यू है रो डेल्टा v। तो सेकेंड एंड पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 डेल्टा m v², क्योंकि सेकेंड एंड पर वेलोसिटी हम लोगों ने लिया है v2, स्टार्टिंग में नोट किया था हम लोगों ने, वेलोसिटी है v2 और फर्स्ट एंड पर वेलोसिटी है v1, यानी फर्स्ट एंड पर काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 डेल्टा m v1²। सेकेंड एंड की काइनेटिक एनर्जी में से फर्स्ट एंड की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमें इंक्रीमेंट जो हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में वो मिल जाएगा और डेल्टा m की जगह हम रख लेंगे रो डेल्टा v। तो हमें जो इंक्रीमेंट हुआ काइनेटिक एनर्जी में वो मिल जाता है 1/2 रो डेल्टा v, ब्रैकेट में v2² माइनस v1²। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है वो हमें मिल गया और पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट और पोटेंशियल एनर्जी का भी इंक्रीमेंट हमें मिल गया है। दोनों एनर्जी के इंक्रीमेंट को ऐड कर दें और जो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड था उसके इक्वल रख दें ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो नेट वर्क डन पीछे हमने कैलकुलेट किया है वो इस नेट वर्क डन की जगह हम रखेंगे, यानी P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो भी कैलकुलेट किया है वो हमने रखा 1/2 रो डेल्टा V, ब्रैकेट में v2² माइनस v1² प्लस जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू रख दी रो जी डेल्टा V, ब्रैकेट में H2 माइनस H1। अब आप देख पा रहे हैं दोनों साइड डेल्टा V टर्म है, तो अगर हम दोनों साइड डेल्टा V से डिवाइड कर दें तो ये डेल्टा V कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड डिवाइड करने से इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं रहता है, नहीं होता, हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड का डेल्टा V कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में दोनों टर्म में डेल्टा V है, यानी डेल्टा V कॉमन आकर के और वो भी जो डिवाइड किया है डेल्टा V उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डेल्टा V बोथ साइड डिवाइड करने से हमें ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाती है। और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लें, यानी जो फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने यहाँ पे जैसे लिया P1 लिया है, V1 लिया है, जो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड डेटा है वो एक साइड ले लें और सेकंड पॉइंट से रिलेटेड डेटा दूसरी तरफ ले लें, तो रीअरेंज करने पर ही हमें ये इक्वेशन मिल जाती है जो कि बर्नौली थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है। जहां अभी हम लोगों ने देखा था बर्नौली थ्योरम क्या है, फॉर द ideal fluid that is in a streamline flow, the sum of the pressure energy, kinetic energy and gravitational potential energy per unit volume remains constant। ये सम स्थिर रहता है एकांक आयतन के लिए। जैसे ही हम डेल्टा V से डिवाइड करते हैं तो ये सारे टर्म यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी बन जाते हैं। जो फर्स्ट वाला टर्म है वो प्रेशर एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की हो जाती है, ये वाला टर्म एकांक आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है और ये यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो यहां हमें मिल गया कि जो सम है, सम ऑफ द pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume at the first point is equal to sum of the pressure energy, kinetic energy and gravitational potential energy per unit volume at the second point। तो
तो जब फर्स्ट पॉइंट पे इन तीनों का सम इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट पे इन तीनों का सम है, तो यहां हमने फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट कोई भी जनरल टर्म लिए हैं, हम ये कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पे इन तीनों का सम होगा वो सब इक्वल ही आएंगे। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम ऐड करें तो वो फिक्स वैल्यू कोई आएगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो हमने 1 या 2 जो सिंबल यूज किए हैं उसको हटाकर इन जनरल एक इक्वेशन लिख सकते हैं, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 1 and 2 refers to any two locations along the pipeline. The Bernoulli's equation may be written in general as this form. तो in general हमने 1 या 2 प्रीफिक्स हटा दिया और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दिया, जो इसी इक्वेशन के बेस पर लिखा गया है, क्योंकि 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट कोई भी 2 जनरल पॉइंट यहाँ पे लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बेस पर हम कह सकते हैं द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in streamlined irrotational flow remains constant along a streamline. That is the Bernoulli's principle. Friends, आपको बर्नौली प्रिंसिपल आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए।